नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम एंड रेसिज्म बिल्ड पीस है। आपको बता दें कि इस दिवस की स्थापना वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए द्वारा की गई थी। यूएनजीए ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए घोषित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 सितंबर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्केल ऐप किससे संबंधित है? चमड़ा, स्टील, कपास या फिर कॉफी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चमड़ा। हाल ही में स्केल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया गया। यह एक एंड्रॉइड ऐप है जिसे चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप चमड़ा उद्योग के कौशल मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और वितरित करने के तरीके को बदलना है। यह चमड़े के शिल्प में रुचि रखने वाले लोगों को अपने अत्याधुनिक स्टूडियो से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चमड़ा। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को किस वर्ष संघ के लिए एक सशस्त्र बल का दर्जा मिला? 1984, 1985, 1986 या फिर 1987? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1985। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी लखनऊ में परेड आयोजित की गई। यह पहली बार है कि नई दिल्ली के बाहर आरपीएफ की राष्ट्रीय स्तर की परेड का आयोजन किया गया। रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा आरपीएफ का गठन किया गया था। इसे 1966 में रेलवे की संपत्ति के अवैध कब्जे में शामिल अपराधियों से पूछताछ, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। संसद द्वारा आरपीएफ अधिनियम में संशोधन करके 20 सितंबर 1985 को इसे संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। तभी से बल के सदस्यों और उनके परिवारों द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1985। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी एआईबीडी का सचिवालय कहाँ स्थित है? टोक्यो, बीजिंग, बैंकॉक या फिर कुआलालंपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी एआईबीडी में भारत की अध्यक्षता को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एआईबीडी की स्थापना अगस्त 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के तत्वाधान में हुई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी यूएनएसकैप के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है, यह सभी गहरे महासागरों में पाए जाते हैं और इनके सिर में पाए जाने वाले मोम जैसे पदार्थ स्पर्मेसेटी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। यह है मेगलाडोन, हैमरहेड शार्क, स्पर्म वेल या फिर स्पर डॉग्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पर्म वेल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट के पास एक द्वीप पर 14 स्पर्म वेल मृत पाई गई हैं। स्पर्म वेल इस दुनिया में दांतों वाली सबसे बड़ी जीव होती हैं। यह भूमध्य रेखा से लेकर आर्कटिक और अंटार्कटिक तक सभी गहरे महासागरों में पाई जाती हैं।
माना जाता है कि स्पर्म व्हेल के सिर पर एक ऐसा अंग होता है जिसे स्पर्मेसेटी कहते हैं। इसमें मोम जैसा पदार्थ भरा होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। स्पर्मेसेटी व्हेल को ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसका उपयोग तेल के लैंप, स्नेहक और मोमबत्तियों में किया जाता था। यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन सीरीज यानी GEHM किससे संबंधित है? विश्व आर्थिक मंच, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन सीरीज यानी GEHM जारी की गई, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सीरीज में इस बात पर जोर दिया गया है कि शरणार्थियों और प्रवासियों हेतु एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की समान पहुंच आवश्यक है। GEHM विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और प्रवासन कार्यक्रम यानी PHM का हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रवास से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर नीतिगत प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की विशेषता नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल सिस्टम का एकीकरण, एकीकृत रसद इंटरफेस प्लेटफॉर्म या फिर सिस्टम सुधार समूह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रसद नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य माल की आवाजाही को आसान बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार को बढ़ावा देना है। नई रसद नीति में 4 विशेषताएं हैं। डिजिटल सिस्टम का एकीकरण यानी IDS, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी ULIP, रसद की आसानी यानी ELOG और सिस्टम सुधार समूह यानी SIG, इसलिए विकल्प ए सही है। IDS के तहत 7 विभागों की 30 विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत किया गया है, जिसमें सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन और वाणिज्य विभागों के डेटा शामिल हैं। ULIP परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाएगा। E-log एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उद्योग संघों के लिए सरकार से संपर्क करके मुद्दों को हल करने का प्रयास करेगा। SIG सरकार को देश में माल की आवाजाही में सुधार के लिए मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं में किए जाने वाले बदलावों पर सलाह देगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला प्रश्न है, PM प्रणाम योजना किससे संबंधित है? योग, मार्शल आर्ट, उर्वरक या फिर परमाणु ऊर्जा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार PM प्रणाम योजना शुरू करने की योजना बना रही है। PM प्रणाम का पूरा नाम कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन यानी प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। यह योजना उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी जो कम मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें पिछले 3 वर्षों में राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों की औसत मात्रा को मापा जाएगा। भारत में 4 मुख्य उर्वरकों की कुल मांग से 2017-18 और 2021 से 2022 के बीच 21% की वृद्धि हुई है। इसने सरकार को रासायनिक उर्वरकों हेतु दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए इस योजना की शुरुआत से सरकारी खजाने पर बोझ कम होने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्वरक। अगला प्रश्न है, ताओपो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? नामीबिया, न्यूजीलैंड, इटली या फिर मैक्सिको? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने देश की सबसे बड़ी झील ताओपो के नीचे ज्वालामुखी के लिए अलर्ट बढ़ा दिया है। भूवैज्ञानिक एजेंसी जियोनेट ने कहा कि उसने ताओपो झील के नीचे लगभग 700 छोटे भूकंपों का पता लगाया है, जिसके कारण अलर्ट बढ़ाया गया है। ताओपो ज्वालामुखी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक ज्वालामुखी है जो पिछले 2 मिलियन वर्षों से सक्रिय है।
इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत यह जंगल के अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित है। यह सफेद बाघ और मेलानिस्टिक बाघ का प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर का नाम क्या है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क या फिर सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। 8 चीतों को नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए जाने के बाद जल्द ही नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में भी चीतों को लाया जा सकता है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और दुबई सफारी पार्क के बीच चीतों को चिड़ियाघर में लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा का एक प्रमुख चिड़ियाघर है। देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत इसे जंगल के अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किया गया है। यह सफेद बाघ और मेलानिस्टिक बाघ का प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह विश्व में भारतीय पेंगोलिन का एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र है। यह भारत का पहला प्राणी उद्यान भी है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम यानी WAZA का संस्थागत सदस्य बन गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। अंतिम प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? वाराणसी, जयपुर, मामल्लपुरम या फिर तिरुवनंतपुरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की वार्षिक बैठक के दौरान वाराणसी को वर्ष 2022-23 की SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। 2019 के SCO के शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा किसी एक शहर को SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित करने का सुझाव दिया गया था। इसका उद्देश्य SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चुने जाने के बाद वर्ष 2022-23 में वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। IDA 20 शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? एशियाई विकास बैंक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विश्व बैंक या फिर नीति आयोग। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।